हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम वोकैबुलरी बैच की डेमो क्लास 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने जो एक क्लास आपको कराई है डेमो क्लास 1, उसमें मैंने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर कराई हैं। मतलब उसमें मैंने वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया है, उसमें मैंने होमोनिम्स को डिस्कस किया है, उसमें मैंने आपके इडियम्स को डिस्कस किया है। तो एक तरीका वो रहेगा हमारा। लेकिन इस वीडियो में हम केवल और केवल इडियम्स को ही डिस्कस करेंगे और इसमें मैं आपको 10 इडियम्स को याद कराऊंगा। देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करा दूं और आप उसको रटते रहो, नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो को देखते ही देखते चीज़ें याद हो जाए। तो भले ही चाहे हम 5 इडियम्स पढ़े या 8 इडियम्स पढ़े या 10 इडियम्स पढ़े या 15 या 20, लेकिन उस तरह से पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े, चीज़ें देखते ही देखते आपकी याद हो जाए। दूसरी बात, ये बैच जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके मात्र 2 महीने यानी लगभग 2 महीने आपके बचे हुए हैं। देखिए, ये मत सोचना कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, ये मत सोचना। जो एग्ज़ाम डेट दी गई है अभी, जो अभी प्रेजेंट में दी हुई है, आप उसको मान के चले। बढ़ना ना बढ़ना वो बात की बात है, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट दी गई है आप अभी उसको ही मान के चलेंगे कि एग्ज़ाम आपका 2 महीने के बाद होने वाला है। उसी को माइंड में रख के आप प्रिपरेशन करेंगे और पूरे एफर्ट्स, अपने पूरे प्रयास आप लगा देंगे पढ़ने में, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए है और मात्र 2 महीने के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है। 2 महीने में आपकी सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगा। वो कैब की मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा और ये डेमो क्लास के रूप में आपको ये क्लास मिल रही है। देखिए, कभी कभी हम क्या करेंगे, वीडियो में, पूरी वीडियो में आपके इडियम्स ही मिलेंगे, कभी कभी आपके वर्ड मीनिंग पर डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में, या कभी कभी हम होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशंस, ये चीज़ हम तीनों को लेकर के उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपकी क्लास एक साथ तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही क्लास में आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेगी माहौल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको पढ़ने से मतलब है, मैं अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगेगा या मैं आपके बारे में कितना और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ आपके लिए, वो मैं सोच करके अपनी क्लास में चेंजेस करता रहूँगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच को पढ़ने के लिए, तो इसको आप 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अभी से ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। और फीस इसकी 200 रुपये पर मंथ है। पर मंथ मैंने इसलिए रखी है ताकि अगर किसी बच्चे को पसंद ना आए, मान लो हमारा पढ़ाना उसको गलत लग रहा हो, तो वो 1 महीना पढ़ के अगले महीने नहीं पढ़ सकता है, ऑप्शन है उसके पास अगर गलत लग रहा हो तो। या फिर इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 2 महीने की है। और इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9557760685 9557760685 पर आप कांटेक्ट करके इस बैच के बारे में पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पर ये चलने वाला है, ये मैं बता ही चुका हूँ पहले ही, ठीक है। अब देखिए, जो पहले मैंने डेमो क्लास ली, पहले वाली फर्स्ट डेमो क्लास, उसमें मैंने एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे क्लास कराने के बाद। तो पहले हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे आज की क्लास पर बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं यही कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँगा, आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, देख लेना वहाँ से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, देयर वॉज ए सीरियस डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन था। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, फिर उसके आगे लिखा गया है बिटवीन द 2 ब्रदर्स। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड हमारा लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, एक शब्द है हमारा ऑल्टरेशन, ठीक है। दूसरा हमारा यानी बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन मान लो, बी है ऑल्टरकेशन, ठीक है। सी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन है आपका एबिरेशन, क्या है, एबिरेशन। तो ये 3 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है।
इनमें से आपको ऑप्शन में फिल करना था कि देयर वॉज ए सीरियस डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब आपको पता है ऑल्टरेशन का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है इसका मतलब? परिवर्तन या फिर थोड़ा बदलाव, ठीक है। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है झगड़े से। किससे? झगड़े से, ठीक है, ऑल्टरकेशन। और एक वर्ड है एबेरेशन, इसका मतलब होता है असामान्यता या फिर बुद्धि भ्रष्टता, मतलब बुद्धि भ्रष्टता, इस तरीके से यूज करेंगे इस वर्ड का मीनिंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बुद्धि भ्रष्ट कहते नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस आदमी की, तो वो क्या है, असामान्य हरकतें करने लगता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट या भ्रष्ट, ठीक है। तो ये इसके मतलब थे। अब मुझे बताइए, देर, ये तो कट जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट से तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर है देयर वॉज ए सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। अब मुझे बताइए दो भाइयों के बीच में क्या हुआ होगा? परिवर्तन होगा। दो भाइयों के बीच में परिवर्तन, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। क्या हुआ होगा? झगड़ा। तो झगड़े को बोलते हैं क्या? ऑल्टरकेशन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था, यानी ऑल्टरकेशन मतलब झगड़ा हो गया उन दोनों भाइयों के बीच में, और ऑल्टरेशन का मतलब परिवर्तन से होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे था वैनिटी। वैनिटी का हमें एंटोनिम बताना था। देखिए वैनिटी का मतलब होता है अहंकार या फिर घमंड, उसको बोलते हैं वैनिटी। और इसका जब हमें एंटोनिम बताना तो हो जाएगा यहाँ पर ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी में था ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है विनम्रता। एक व्यक्ति अहंकार दिखा रहा है तो दूसरा क्या है? बिल्कुल शांत स्वभाव का, विनम्रता, एक नॉर्मल व्यक्ति है, कोई ज़्यादा घमंड नहीं करता, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाता, एक ह्यूमिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। आगे है रेप्रीमेंड। इसका सिनोनिम आपको बताना था। इसका आंसर रहेगा स्कोल्ड हो जाएगा, डांटना। रेप्रीमेंड मतलब डांटना, तो स्कोल्ड हो जाएगा, डांटना। आगे है एक ईडियम्स पूछा था आपके इस पेपर में एक ईडियम पूछा गया है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, यानी एक कॉज ऑफ क्वेरल। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स को आपको बताना था कि इसका मतलब क्या है, इस ईडियम्स का मतलब क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा विद्वान व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी प्रोफिशिएंट इन लिटरेटरी आर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो से मैंने लिए थे। ओके, अब करते हैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत, यानी कि ईडियम्स को हम पढ़ेंगे। और देखिए पढ़ाने का मतलब मेरा ये नहीं कि मैंने ईडियम्स को लिखा और आपने नोट कर लिया फिर आप रट रहे हो उसको, नहीं। मैं प्रयास करूँगा कि ईडियम्स को मैं यहीं पर उसको क्रैक करके, उसको तोड़ मरोड़ करके आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि वो इजीली याद हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए, ध्यान से चीज़ों को समझे, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले लिख देता हूं तीन या 4 ईडियम्स, जितनी जगह के हिसाब से मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पहला हमारा लिखा हुआ है लीव हर इन द लर्च। लीव हर इन द लर्च, पहला हो गया। दूसरा ए वर्ड्स आई व्यू, ए वर्ड्स आई व्यू, ए वर्ड्स आई व्यू, ठीक है। तीसरा हमारा लिखा हुआ है एट सिक्सेस एंड 7। क्या लिखा हुआ है? एट 6 एंड 7। पहले हम इन 3 ईडियम्स को डिस्कस कर लेते हैं और इनके मीनिंग देखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और उसी के आधार पर, और जो ये लिखा हुआ है मैं इनको याद कराने की कोशिश करूँगा, थोड़ी सी स्टोरी समझा के, या जो इसमें वर्ड लिखे हुए हैं उन वर्ड का मीनिंग समझा करके मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा पहला ईडियम्स। पहला ईडियम्स लिखा हुआ है लीव हर इन द लर्च। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लीव। इसका मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना।
हर इन द लर्च, हर यहाँ पे हर इसकी जगह हर की जगह हिम भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो लीव हर इन द लर्च, देखिए लर्च का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप समझोगे तो इसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा। लर्च का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जिसमें आदमी, देखिए लर्च का मतलब एक तो ये भी होता है कि आप जहाज़ का पलटना, उसको भी लर्च बोलते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें आदमी लड़खड़ा जाए। तो लड़खड़ाने की सिचुएशन कब आती है, जब वो परेशानी में हो, या फिर झटका खाना, ठीक है, परेशानी में व्यक्ति झटका खाता है। और या फिर तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये परेशानी से रिलेट करता है ये वर्ड लर्च, जहाज़ का पलटना, वहाँ भी परेशानी है। या फिर लड़खड़ा जाना, तो लड़खड़ाने का मतलब भी क्या होता है कि व्यक्ति कोई परेशान है तभी लड़खड़ा रहा है। या फिर झटका खाना, मतलब मान लीजिए उसको बहुत बड़ा झटका लग गया, उसकी जो बिजनेस था वो ठप हो गया, तो एक झटका लग गया ना, तो वो परेशान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है परेशानी से। यानी कि लीव मतलब छोड़ देना, इन द लर्च यानी परेशानी में छोड़ देना, सीधा सीधा मतलब निकल रहा है। लीव इन द लर्च मतलब परेशानी में छोड़ देना। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर रिलेट करेंगे परेशानी से, यानी झटका खाना मतलब परेशानी की बात है, जहाज़ का पलटना परेशानी की बात है, लड़खड़ा रहा है अगर कोई व्यक्ति तो वो भी परेशानी की बात है। तो परेशानी में छोड़ दिया भाई, उसने क्या किया, लीव छोड़ दिया, कब, परेशानी में, यानी कि मुसीबत में या परेशानी में साथ छोड़ देना। ये लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी में लिखेंगे कि साथ छोड़ देना, साथ छोड़ देना, क्या करना, साथ छोड़ देना। कब, जब व्यक्ति मुसीबत में हो, परेशानी में हो, जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब उसका साथ छोड़ देना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लीव इन द लर्च, ठीक है। ये हर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मी हो सकता है, हिम भी, यू वगैरह एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लीव इन द लर्च मतलब साथ छोड़ देना परेशानी में। अब इंग्लिश में आप लिखना चाहो नहीं, मतलब लिखना ही है आपको इंग्लिश में, डेजर्ट लिख सकते हैं, डेजर्ट, ठीक है। और हर, यहाँ पर हर की बात चल रही है तो डेजर्ट हर लिख दो। डेजर्ट मैंने पीछे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, किसी को अकेला छोड़ देना, कहीं पर छोड़ देना, ठीक है। तो डेजर्ट हर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। एट वर्ड्स आई व्यू, एट वर्ड्स, बर्ड होते हैं पक्षी, तो बर्ड का मतलब क्या होता है, पक्षी, या फिर चिड़िया को भी बर्ड बोलते हैं। तो पक्षी से यहाँ पर रिलेट करेंगे कि ए वर्ड आई व्यू यानी एक पक्षी की निगाह से देखना। अब आप मुझे बताइए कि पक्षी की जो आंखें होती है वो कितनी तेज होती है, आप जानते होंगे। पक्षी, चील होती है, चील वो आसमान में कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन वो अपने शिकार को धरती पर देख लेती है। तो क्यों देख लेती है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सरसरी है, वो बहुत तेज़ निगाह से देखती है, बहुत सरसरी निगाह से देखती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पक्षी की आंख से आप देख रहे हो किसी चीज़ को, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आंखें बहुत सरसरी निगाह से आपको देखना पड़ेगा, बहुत बारीकी से आपको जांचना पड़ेगा चीज़ों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरसरी निगाह से देखना, ठीक है। तो लिखेंगे सरसरी निगाह से देखना। सरसरी निगाह से देखने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ दे दी गई तो आप उसमें कमी है तो एकदम तुरंत कमी आपने निकाल ली। अगर उसमें कुछ चीज़ गड़बड़ लग रही तो तुरंत आपने बता दिया कि हाँ इस चीज़ में ये गड़बड़। देखते ही कोई पैसेज दे दिया आपको, आपने पढ़ा अरे यार इसमें तो ये गलती है, लेकिन वो औरों को नहीं दिख रहा, आपको दिख गया। तो आपका क्या मतलब है इसका कि आप उसको सरसरी निगाह से देख रहे हैं, बहुत गौर से, बहुत गौर से पढ़ रहे। तो पढ़ने के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना। लिखो यहाँ पर सरसरी निगाह से देखना या फिर पढ़ना, तो दोनों चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, सरसरी निगाह से देखना या फिर पढ़ना, ठीक है। ए बर्ड आई व्यू, ठीक है। और इंग्लिश में आप लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश में आप लिख सकते हो एन ओवरव्यू, एन ओवरव्यू, ठीक है, ओवरव्यू। तो ये होता है इसका मतलब ए बर्ड्स आई व्यू। आगे है हमारे पास एट 6 and 7, एट 6 and 7, एट मतलब किसी स्थान वगैरह के लिए,
हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने सीधे 6 और 7 पर पहुँचा दिया। क्या कर दिया? 6 और 7 पर आपने सीधे पहुँचा दिया। अब आप मुझे बताइए ये क्या किया आपने? गड़बड़ कर दी ना चीज़ें। आपने ऑर्डर में तरीके से चीज़ों को नहीं किया भाई। 6 और 7 पे आप डायरेक्ट पहुँच गए, 1 2 3 4 5 ये चीज़ें कहाँ जाएगी? आपने तरीके से नहीं किया, सारी चीज़ें क्या कर दी? अस्त व्यस्त कर दी। या इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, एक तितर बितर, तितर बितर कर देना। ठीक है, यानी आपने चीज़ों को ऑर्डर तरीके से नहीं रखा, क्रम में नहीं रखा। आप सीधे कहाँ पर पहुँच गए? 6 और 7 पर। 6 और 7 पर पहुँचना डायरेक्ट, मतलब आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप तरीके से चीज़ों को नहीं कर रहे हो, सीधा क्या कर रहे हो? 6 और 7 पे जा रहे हो। 1 2 3 5 इसको आप छोड़ करके सीधा 6 और 7 पर, मतलब आप ऑर्डर में नहीं हो। आपने सारी व्यवस्था को तितर बितर कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त कर देना, अस्त व्यस्त। ठीक है, यानी चीज़ों को इधर उधर कर देना, मतलब बिखेर देना। और या फिर यूज़ करेंगे यहाँ पर तितर बितर, एक शब्द होता है हिंदी में तितर बितर। ठीक है, तो तितर बितर या फिर अस्त व्यस्त कर देना, यानी डिसऑर्डर तरीके से, इन डिसऑर्डर यहाँ पर लिखेंगे, इन इंग्लिश में लिखेंगे आप इन डिसऑर्डर, या फिर कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब चीज़ें तितर बितर हो रखी है, अस्त व्यस्त हो रखी है, तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 अपने इडियम्स को देखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि चीज़ें बदलती रहती है माहौल के अकॉर्डिंग। आज हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, कल को और अच्छे तरीका हम यूज़ करेंगे पढ़ाने के लिए, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप एक बार विश्वास करके इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, और आगे आपकी मर्ज़ी है। एक बार आप देख सकते हो इस तरह से पढ़ना। और देखिए, कंटेंट पे आप बिल्कुल भी शक नहीं करना। कंटेंट बहुत, आपको जितने भी मेरे पास जो कंटेंट है, नोट्स हैं, अगर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखूं तो वहीं पर मिल जाते हैं मुझे इसलिए अपना कंटेंट पर विश्वास है कि जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, अभी मैंने 2019 का एक पेपर सोल्व कराया था, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स। तो मोस्टली वर्ड मेरे नोट्स में से, जहाँ से मैं पढ़ता हूँ चीज़ों को, या जो जहाँ से मैंने कलेक्ट किए वहीं से मिल गए सारे वर्ड, मोस्टली वर्ड। ठीक है, 1-2 वर्ड होता है एडवांस लेवल का, या फिर कभी कभार आ जाता है, तो 1-2 नंबर से खैर छोड़िए उसको, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। 2 महीने की बात है, ज़्यादा बात नहीं है, सिर्फ 2 महीने आप पढ़ करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th नंबर पर। 1 मिनट रुकेंगे। सॉरी, आगे 4th नंबर पर हमारा टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू मूव हेवन एंड अर्थ। ठीक है, एक हम लिखेंगे यहाँ पर, इसी मीनिंग दोनों का सेम है जो मैं यहाँ पर 5वें नंबर पे लिख रहा हूँ। टू स्ट्रेन, टू, 1 मिनट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या मतलब होता है इनका। 6 नंबर पे लिखता हूं मैं यहाँ पर, रीड बिटवीन द लाइन्स, द लाइन्स। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, एक और लिखते हैं यहाँ पर, कि चलो यहाँ पर नीचे जगह नहीं, कम जगह है, तो हम पहले 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर टू मूव हेवन एंड अर्थ।
पहला यहाँ पर लिखा हुआ है टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन का मतलब होता है परलोक या फिर स्वर्ग, परलोक कह दो या फिर स्वर्ग कह दो, एक ही बात है। तो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग और अर्थ का मतलब तो आप जानते हैं पृथ्वी। अब देखिए मूव करने का मतलब क्या है कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या उसको हिलाना डुलाना क्या होता है, मूव करना होता है। यानी उसमें अगर गति हो रही है, हिल डुल रही है वो चीज़, तो क्या होता है, इसका मतलब मूव होना। आप मुझे बताइए कोई व्यक्ति इतने ज़्यादा प्रयास कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति परलोक को यानी स्वर्ग को और अर्थ को हिलाने की बात कर रहा है या उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से वहाँ लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितने बड़े प्रयत्न कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है चीज़ों को करने में, जितना भी उससे पॉसिबल हो सकता है। भाई हेवन एंड अर्थ को हटाने के लिए कितने प्रयास की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मूव कराने के लिए। तो यह पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रयास करके देख रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रयास करना, जितना हो सके, जितना हमारी क्षमता है, पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे बल के साथ अपनी जान को झोंक देना। तो ऐसे ही आपको स्टडी में भी करना चाहिए, ठीक है। स्टडी में भी आपको यही होना चाहिए, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी हर संभव प्रयास आपको पूरे जी जान से लगा देनी चाहिए, हर पूरी शक्ति को आपको लगा देनी चाहिए, हर संभव तरीकों को आप आजमा करके देख सकते हो अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तभी आपको सफलता मिलेगी, ओके। और 2 महीने बचे हैं, आप पूरे प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, मतलब अभी इधर उधर की बातों में टाइम कम दीजिए, पढ़ाई पर अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रयास करना। एक है आगे, स्ट्रेन एवरी नर्व, प्रत्येक नस को। देखिए प्रत्येक नस, नर्व मतलब नस को बोल सकते हैं आप, नाड़ी नस जो ये होती है, ठीक है। तो नर्व, आप स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना, तो आप खींच रहे हैं किसको, नर्व को, एवरी नर्व को। तो ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन फिर भी आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, कोशिश करना या प्रयास करना, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, हर संभव प्रयास करना या प्रयत्न करना, सभी संभव प्रयत्न करना, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, सभी संभव प्रयत्न या फिर प्रयास करना। तो ये हो गया इसका मतलब। और इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिखो, इंग्लिश में लिखो यहाँ पर, टू ट्राई एवरीथिंग, ठीक है, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। या फिर एक और लिख सकते हो यहाँ पर, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो कि हर प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, ठीक है। आगे देखते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन का मतलब होता है 2 चीज़ों के बीच में, और लाइन्स मतलब 2 लाइनों के बीच में पढ़ना। 2 लाइनों के बीच में पढ़ने का क्या मतलब है, 2 लाइनों के बीच में तो लिखा ही नहीं होता, जो भाई एक लाइन ऊपर है एक नीचे है, तो बीच में तो लिखा ही नहीं होता। तो यही तो बात है कि भाई आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं जो चीज़ लिखी हुई नहीं है, जो दिख नहीं रही है, यानी कि आप हिडन मीनिंग, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसका हिडन मीनिंग आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही तो होता है कि हिडन मीनिंग समझना, यानी छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाना, या हिंदी में और बोल सकते हैं आप इसको, छुपे हुए अर्थ को समझना। यानी कि अगर कोई पैसेज लेखक ने लिखा है या फिर किसी ने ऐसी टिप्पणी कर दी, कोई ऐसी बात लिख दी, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा उसने, इनडायरेक्टली वे में उसने कुछ भी लिख दिया किसी के बारे में, तो अगर हम उसको समझ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स। अगर हमें उसको समझना है एक्चुअल में कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो हमें क्या होना पड़ेगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी एक्चुअल मीनिंग को समझना पड़ेगा, उसके जो हिडन मीनिंग है उसको समझना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी चीज़ों को बहुत तरीके से,
बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अच्छे से मतलब जो छुपी हुई चीज़ है उसको समझ जाना, ओके। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ना कह करके कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट वे में किसी को कुछ भी बोल देता है, तो उस बात को समझना मतलब रीड बिटवीन द लाइंस। अब इसका हिंदी मीनिंग आप लिखेंगे कि छुपे हुए अर्थ को समझना, छुपे हुए अर्थ को समझना, ठीक है। छुपे हुए अर्थ को समझना यानी हिडन मीनिंग को समझना। अब इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे, इंग्लिश में आप लिखो यहाँ पर नो वाट द राइटर, नो वाट द राइटर थिंक्स यानी राइटर की सोच को समझना। अभी भी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअल में उसने लिखा क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। या फिर हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग यानी कि हिडन मीनिंग को समझना, हिडन मीनिंग या फिर राइटर की थिंक को समझना, तो यही होता है इसका मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ईडियम्स के जो मोस्टली ईडियम्स होते हैं उसका मीनिंग उन्हीं ईडियम्स में छिपा होता है। अगर आप तरीके से चीज़ों को पढ़ो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है ईडियम्स को याद करने में या ईडियम्स को याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट 4 इडियम्स हमारे बचे हैं। 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे है टू थ्रो द डस्ट इन वंस आइज, इन वंस आइज, ठीक है। अगला इडियम्स है हमारे पास बरी द हैचेट, बरी द हैचेट। अगला है हमारे पास वाइल्ड गोज चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। अगला है लास्ट, इसी में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ए डार्क हॉर्स। क्या है लास्ट हमारा? ए डार्क हॉर्स। तो ये 4 मैंने लिखे हैं और ये लास्ट है, ठीक है। 10 इडियम्स हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। देखिए टू थ्रो, थ्रो का मतलब क्या होता है? जैसे थ्रो मारते ना, क्रिकेट खेले होंगे आप या देखा होगा आपने, थ्रो मारते हैं मतलब फेंकना चीज़ को, तो बॉल को जो फेंकते क्या, थ्रो थ्रो, ठीक है। तो फेंकना यानी उसने फेंका या फेंकना। द डस्ट, धूल को फेंकना। इन वंस आइज यानी किसी की आंख में धूल को फेंकना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भाई? आंख में आप किसी की धूल फेंक रहे हो, धूल झोंक रहे हो, मतलब आप उसको धोखा देना चाह रहे हो। कहते नहीं आंख में धूल झोंक रहा है, हमारी आंख में धूल झोंक रहा है, तो धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को, ठीक है। तो आंख में धूल झोंकना मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो धोखा देने के लिए हम यूज़ करते हैं थ्रो द डस्ट, यानी थ्रो मतलब फेंकना या झोंकना, द डस्ट यानी धूल को किसी की आंख में। तो किसी की आंख में धूल झोंकना मतलब उसको धोखा देना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं पहले यहाँ पर कि धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, किसी को भी धोखा देना, यानी डिसीव समवन। क्या करना? धोखा देना, किसी को धोखा देना, ठीक है। डिसीव समवन, इसका मतलब ये हो गया। आगे है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, बरी का मतलब होता है दफनाना। क्या होता है? दफनाना। बरी का मतलब दफनाना और हैचेट होती है कुल्हाड़ी। बरी का मतलब होता है दफनाना और हैचेट मतलब होती है कुल्हाड़ी। दफनाना या फिर गाड़ना भी बोल सकते हैं, दफनाना या गाड़ना। हैचेट मतलब कुल्हाड़ी।
अब एक बात समझेंगे, देखिए कोई व्यक्ति था और उसकी किसी से लड़ाई हो गई, कोई व्यक्ति था उसकी लड़ाई हो गई, वो कह रहा है कि मैं इसको इस कुल्हाड़ी से ज़रूर मारूंगा। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, हैचेट थी, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। उसने कहा कि मैं इस कुल्हाड़ी से उसको मारूंगा। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो क्या होता है कि व्यक्ति का गुस्सा शांत होने लगता है। लेकिन एक्चुअल में वो कुल्हाड़ी उसके सामने रखी हुई थी घर में, जब भी वो जाता था वहाँ पर उसको देखता था, फिर से उसको गुस्सा आने लगता था। तो उसने क्या किया कि यार अब गुस्सा तो शांत हो गया, चल छोड़ यार, अब क्या फिर से दोबारा से दुश्मनी ले हम। तो उसने क्या किया, उस कुल्हाड़ी को ही क्या कर दिया, दफन कर दिया, ज़मीन में नीचे गाड़ दिया। यानी उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को दफन कर दिया। अब क्या होगा, अब उसको गुस्सा ही नहीं आएगा। अब उसने क्या कर दी, दुश्मनी को ख़त्म कर दिया। जानबूझ के उसने कुल्हाड़ी को नीचे गाड़ा ताकि वो दुश्मनी, मतलब दुश्मन से लड़ाई ना कर सके। यानी उसने दुश्मनी को समाप्त कर दिया। अब कुल्हाड़ी को दफन कर दिया, बरी द हैचेट, कुल्हाड़ी को दफन कर दिया। किस कुल्हाड़ी को, जिससे वो बदला लेना चाहता था, जिसका यूज़ करके वो बदला लेना चाहता था। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है पुरानी दुश्मनी समाप्त करना। क्या करना, समाप्त करना या फिर ख़त्म करना। दुश्मनी ख़त्म कर दिया आपने, दुश्मनी को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो सीधा सीधा मीनिंग है कि आपने कुल्हाड़ी को दफन कर दिया, मतलब दुश्मनी ख़त्म। और इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे फॉरगेट द क्वारल, सिंपल सा है, फॉरगेट द क्वारल, फॉरगेट द क्वारल यानी झगड़े को भूल जाना है, झगड़ा समाप्त कर देना। ठीक है, आगे है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। ठीक है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है यहाँ पर। वाइल्ड गूज, गूज मतलब हंस, गूज का मतलब होता है हंस। और चेज का मतलब होता है पीछा करना, चेज मतलब पीछा करना। वाइल्ड गूज चेज यानी जंगली हंस का पीछा करना। अब आप मुझे बताइए, आप जंगली हंस का पीछा कर रहे, पालतू होती तो मानते भी कि आपने पाल रखी है, ठीक है, इसको पकड़ लोगे आप पीछा करके। लेकिन अगर आप जंगली हंस का पीछा करोगे तो क्या वो आपके पास में या आपके हाथ लग जाएगी? नहीं लगेगी। पूरा दिन आपको बीत जाएगा लेकिन आपको जंगली जानवर आपके हाथ नहीं आएगा, आप उसको, जंगली हंस को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कितने भी प्रयास कर लो, आपके सारे काम जो है फ्रूटलेस है, मतलब कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है। आप ऐसा काम कर रहे हो, भाई आपको पता है कि जंगली हंस है, उसका पीछा करना मतलब बेवकूफ़ी दिखाना। तो ऐसा काम करना जिसका कोई मतलब ना हो, कोई फल ना मिले, यानी आप इसको कह सकते हैं निरर्थक प्रयास। इंग्लिश में, हिंदी में लिखोगे आप निरर्थक, निरर्थक प्रयास मतलब ऐसा प्रयास करना जिससे कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी पीछा भाग लो, जंगली कितना भी पीछा कर लो, चेज कर लो, आप क्या उसको पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिना फालतू के एफर्ट लगा रहे हैं, आपका कोई मतलब है नहीं एफर्ट लगाने का, जब काम होगा ही नहीं तो बेकार है। तो इसको आप इंग्लिश में लिखोगे ए फुलिश एंड यूजलेस, और यहां पर है एंटरप्राइज या वर्क या एफर्ट, मतलब एक फुलिश यानी मूर्खतापूर्ण, या फिर यूजलेस यानी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एंटरप्राइज का मतलब होती है योजना। क्या होता है एंटरप्राइज का मतलब? नई योजना। तो एक ऐसी योजना बनाना जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसी योजना बनाना, या ऐसा काम करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो मूर्खतापूर्ण कर रहे हैं आप। एफर्ट का मतलब ऐसे एफर्ट करना जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इस ईडियम्स का। ठीक है, तो आंसर ये लगाएंगे जब आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। चलिए लास्ट हमारे पास ए डार्क हॉर्स। ए डार्क हॉर्स, ए डार्क मतलब अंधेरे से, आप समझ मान लीजिए कि एक अंधेरे में क्या है, हॉर्स है। ए डार्क हॉर्स मतलब अंधेरे में हॉर्स है। ये मान के चलिए कि एक अंधेरे में हॉर्स है। तो अंधेरे में हॉर्स होने का मतलब क्या है, आपको थोड़ी दिखेगा वो कि यहाँ पर हॉर्स है या वो क्या है वहाँ पर, तो वहाँ पे हमला भी कर सकता है। अगर वो
मतलब गुस्से में हो तो हमला कर सकता है, कि आपको पता है कि वहाँ पर अंधेरे में वो है हॉर्स है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हिडन इनेमी, छुपा हुआ दुश्मन, या फिर इसको लिख सकते हैं छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना बताए दूसरों को कहता रहेगा कि भाई, जैसे सपोज दैट पार्टी है, दूसरों से, यार दोस्तों से कहता रहेगा कि भाई मैं नहीं आऊँगा पार्टी में, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उसको पता है कि मैं जाने वाला हूँ, तो वो सबको सरप्राइज़ दे देगा, एकदम से अचानक से पहुँच जाएगा, यानी वो कर देगा यहाँ पर एन अननोन एंट्री, यानी किसी को पता ही नहीं था, वो आ गया एकदम से, तो वो छुपा रुस्तम निकला, ठीक है। और अपनी बात जो किसी को ना बताता हो, चुप चुप के से सारे काम करता रहता हो, क्या होता है, छुपा रुस्तम। तो इसको आप लिखेंगे इंग्लिश में एन, यहाँ पर लिख देते हैं एन अननोन एंट्री, या फिर कह सकते हैं हिडन इनेमी। तो हिडन इनेमी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हाँ, हिडन इनेमी, तो यानी छुपा हुआ दुश्मन या फिर छुपा रुस्तम होना, ठीक है, इसका मतलब होता है ये। और एक बार मैं फिर से आपको कहूँगा कि इस कोर्स को, इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करके देखें, 1 महीना आप पढ़ के देखें, आपको मज़ा नहीं आया तो फिर आप छोड़ देना, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, ठीक है। 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी 10 जो ईडियम्स है वो डिस्कस कर लिए हैं। आगे जो वीडियो आएगी उसमें वर्ड मीनिंग या फिर हो सकता है ईडियम्स ही मैं करा दूँ, तो देखा जाएगा, वो कल या परसों आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।